गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर जो था वो 16 नंबर चैप्टर में चल रहा था, राष्ट्रीय आय का मापन की मेजरमेंट। हम लोग नेशनल इनकम को कैसे करें, तो नेशनल इनकम जो है इससे पहले हम चक्राकार प्रवाह पढ़ के आए थे। ठीक है, आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है, सर्कुलेशन, वो हम लोग पढ़ के आए थे। 2 सेक्टर उसमें थे, वो हमने सारा पढ़ा था। उसी के आधार पर जो बता रखा है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां आपको यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि की दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को काम में हम लोग लेते हैं। आय विधि और व्यय विधि, हमने फर्स्ट जो मेथड था उत्पादन विधि को, ये हमने पढ़ लिया था कि उत्पादन विधि क्या है। कि उत्पादन विधि था कि एक देश की जो टेरिटरी थी उस सीमा के भीतर जो भी अंतिम उपभोग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और इसमें जो बताया गया था कि आप एक सूची बनाते हो, एक सारणी बनाते हो, जिसमें आप जो भी क्रम संख्या उन अंतिम वस्तु और सेवाओं का नाम, कितना प्रोडक्शन हुआ है, बाजार की कीमत और मूल्य से गुणा कर दो। ठीक है, बाजार कीमत जो आपको लेते हो, इसको मैंने दोहरा गणना मूल्य विधि के आधार पर बताया था कि अंतिम वस्तु क्या बनकर तैयार हो रही है। ठीक है, तो इनिशियली प्राइस उसकी और जो भी उसमें चेंजेज होता है, वैल्यू एडेड होती जाती है, उसको ऐड करने के बाद जो मूल्य आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल आएगा वो हमारी क्या होगी, कुल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो ये तो हमने पढ़ा था उत्पादन विधि, और अधिकांश जो देशों में उत्पादन विधि को ही सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना सेकंड जो विधि है वो है आय विधि। तो अब हम आय विधि और व्यय विधि दोनों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आय विधि। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा एक देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि हमें पता है कि किसी एक भी सेक्टर का या किसी व्यक्ति का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा एक देश की आय के वितरण की जानकारी मिलती है। उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी द्वारा उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु व सेवाओं में उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता में वृद्धि करने से उत्पादन किया जाता है। यानी उपयोगिता का सृजन का मतलब आप उन उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तु का निर्माण करना, वो उपयोगिता सृजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, किसी वस्तु व सेवाओं में उपयोगिता का सृजन या उपयोगिता में वृद्धि करके उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधनों को उत्पादन का पूर्णतः वितरण हो जाता है। यह वितरण श्रम की कीमत, मजदूरी, यानी जो उत्पादन के साधनों पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या है, किसी की आय बनती है। जैसे हम पढ़ के आए थे उत्पादन क्षेत्रों द्वारा जो था कि पारिवारिक जो क्षेत्र थे उनको जो है उत्पादन के साधनों के बदले में जो भुगतान किया जाता है वो उनके लिए क्या है, आय है। तो यहाँ पर आपको बस उत्पादन के साधनों पर खर्च होने वाली धनराशि, वो अगले सेक्टर की क्या होगी, आय होती है, उनको आपको शामिल करना है। उत्पादन के साधनों को उत्पादन का, जैसे श्रम पर चुकाते हैं मजदूरी, तो मजदूरी क्या है, किसी की आय है। पूंजी पर चुकाते हैं ब्याज, ये भी आय है। भूमि पर चुकाते हैं लगान, फर्म के लिए तो खर्चा है, लेकिन जो पारिवारिक फर्म है उनके लिए क्या है, वो आय है। तो पूंजी के उपयोग की कीमत ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत लगान, उद्यमशीलता को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो उत्पादन का पूर्णतः वितरण उत्पादन के साधनों से हो जाने के बाद शेष कुछ नहीं बचता। राष्ट्रीय की गणना के लिए उत्पादन के साधनों का वितरण आय के निम्न घटक होते हैं। कि आप जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते हो, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए ये आपके जो व्यापारिक फर्म का जो खर्चा है वो अपने ये व्यावसायिक फर्म का जो खर्चा है वो पारिवारिक फर्म के लिए क्या होती है, आय होती है। तो वो ही राष्ट्रीय आय कहलाती है टोटल, ये आय विधि के आधार पर। कि इनमें आप मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, इसके अलावा जो कुछ होता है उनको प्लस कर दो, वही हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि W प्लस आई प्लस आर प्लस या NFIA, जो अभी बताएंगे NFIA क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन के साधनों को वितरण आय के निम्न घटक होते हैं, ये आपके आय के सोर्स है। इस प्रकार उत्पादन के पूर्णतः वितरण से प्राप्त प्रतिफल उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि के मालिकों को साधन आय होती है। यानी इनके जो मालिक होते हैं, जो उत्पादन के साधन व्यापारिक फर्मों को उपलब्ध करवाते हैं, उनको ये आय की प्राप्ति होगी और उस आय का वो अपने वस्तुओं के उपभोग वगैरह पर खर्च करते हैं। अतः आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साधन आय को जोड़ते हैं। इस प्रकार सकल मजदूरी, सकल ब्याज, सकल लगान, सकल लाभ इत्यादि के रूप में प्राप्त प्रतिफलों का योग करते हुए सकल राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इन सब का टोटल करते हुए हम सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बता रखा है कि इसमें क्या क्या जोड़ते हैं। ठीक है, ये नेट नेशनल इनकम किस तरीके से हम आय विधि में किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो W अपना वेजेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लगान हो गया, रेंट बोल दो चाहे इसमें,
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए का मतलब समझिएगा कि एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय का मतलब हमारे यहां से भी कुछ व्यक्ति या फर्म है वो बाहर वर्क करती है, पैसा कमाती है, और बाहर वाली भी कई कंपनियां अपनी इंडिया में भी, तो जो नेट डिफरेंस निकल के आता है वो एनएफआईए कहलाता है। एनएफआईए प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। यानी एक तरीके से कहें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? एनएफआईए कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना की सावधानी की, राष्ट्रीय आय को मतलब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उत्पादन के मालिकों को जो पैसा प्राप्त हो रहा है उत्पादन के साधनों के बदले में, उन सब का टोटल गढ़ लो, वही आपकी क्या कहलाएगी? आय जो आती है टोटल, वही आय विधि कहलाती है, आपकी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। इस विधि को ध्यान में रखते हुए आपको निम्न सावधानी रखनी चाहिए अगर ये मेथड को आप अडॉप्ट करते हो। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कई बार सावधानी रखनी चाहिए, जैसे स्वयं के रोजगार से आय, नकद के स्थान पर वस्तु और सेवाओं के रूप में दी जाने वाली मजदूरी, स्वयं के मकान में रहना, उत्पादन का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लेना, आय को सरकार को कम बताना या बताना नहीं, ये कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से अगर इनको ध्यान में नहीं रखते हो तो आपकी राष्ट्रीय आय है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो स्वयं के मकान में रहना, उत्पादन का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखना, आय सरकार को कम बताना, ये कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। इन बातों को विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अगली विधि आती है व्यय विधि। व्यय विधि आती है तो व्यय विधि में अगर मैं आपको कहूं तो बस आपकी एक फॉर्मूला, बस इक्वेशन ये याद कर लो, आपको व्यय विधि पूरी समझ में आ जाएगी। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। व्यय का मतलब आप कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करना, ठीक है। एक कंज्यूमर जो है वो इन्वेस्ट करता है, क्या करता है? अपनी वस्तु और सेवाओं के उपभोग करने के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो करती है आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, निजी निवेशक होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने व्यापार को फैलाने के लिए, ठीक है। तो और एक्स और एम यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, तो यहां पर आपको बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है कंज्यूमर के कंजम्पशन से, एक उपभोक्ता है वो क्या कंजम्पशन करता है? वो टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं का उपभोग वो करता है। तो अब हम इस इक्वेशन को हमें बस समझना है थ्योरेटिकली फॉर्म में। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग करते हैं। तो सकल राष्ट्रीय व्यय की राशि ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में होने वाले व्ययों कि एक वर्ष में जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों के टोटल के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो खर्चा कहाँ कहाँ होता है कि जीवन निर्वाह हेतु पूंजीगत उपभोग वस्तुओं पर, अधिक उत्पादन के लिए निजी पूंजीगत व्यय, सरकार के व्यय, सुस्देशन व्यय, जो मूल्य ह्रास आदि का जो योग करते हैं तो वो आपकी व्यय विधि कहलाती है, ठीक है। ये बता रखा निजी C, विनियोग निवेश इसका I से, सरकारी व्यय G से, शुद्ध निर्यात यानी X माइनस M। शुद्ध निर्यात मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर। अगर आपका निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो वो शुद्ध निर्यात कहलाता है, वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग इस C का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। निजी उपभोग व्यय, व्यक्तियों व परिवारों द्वारा होने वाले उपभोग व्यय को निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। निजी उपभोग व्यय के अंतर्गत जिन वस्तुओं सेवाओं पर किया जाता है वे निम्न प्रकार है। निजी उपभोग व्यय है वो किन किन वस्तुओं पर खर्च होता है? अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं पर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर और उपभोक्ता सेवाओं पर, इन पर जो है वो पैसा खर्च होता है। सेकंड, विनियोग या निवेश व्यय। फर्स्ट हो गया निजी उपभोग व्यय, सेकेंड आता है विनियोग। विनियोग मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, ये निजी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट वाले के लिए सरकारी व्यय के आगे सरकारी लिखा होगा तो केवल विनियोग है तो वो कौन सा? निजी। कि निवेश एक प्रकार का उत्पादन, आप प्रोडक्शन करने के लिए जो उत्पादन के साधनों पर खर्च करते हो या जो मशीनरी वगैरह खरीदते हो उस पर होने वाला खर्चा जो है वो विनियोग या निवेश व्यय कहलाता है। कि निवेश एक प्रकार का उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है। एक निश्चित अवधि में होने वाले निवेश के कारण पूंजी के भंडार स्टॉक में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया के अन्य साधनों के साथ साथ पूंजी की गिसावट होती है। यह गिसावट एक प्रकार की हानि होती है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग बोलते हैं कि जब आप पैसा कहीं खर्च कर देते हो एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए, उनकी एसेट्स के मूल्य में कमी भी आती है, उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और इसके लिए आप प्रोविजन वगैरह जो बना सकते हो, जैसे हमने अकाउंट में पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे। यह प्रावधान पूंजी के उपभोग का प्रावधान कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहलाता है। निवेश 4 प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक स्थिर निवेश, माल के भंडारों में निवेश, गृह निर्माण में निवेश, सरकारी निवेश। तो ये निवेश अलग अलग प्रकार के होते हैं कि किन किन सेक्टरों में आप व्यवसायिक में करते हो, वो भी फिक्स्ड एसेट्स के लिए या भंडार अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए करते हो, गृह निर्माण के लिए, या सरकारी निवेश कहीं ना कहीं सेवाओं के लिए आप लोग, या गवर्नमेंट को कुछ कई आप
पैसा इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट की स्कीम में, वो भी सरकारी निवेश कहलाता है। अब बात करते हैं सरकारी व्यय। ये तो हुआ अपना निवेश या विनियोग की एक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों पर या मशीनरी पर जो खर्चा किया था वो निवेश कहलाता। अब बात करते हैं सरकारी व्यय। सरकार खर्चा करती है अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा, चिकित्सा सेवाएं, ठीक है, एजुकेशन, कानून व्यवस्था, ये सब इन पर खर्च करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, सी का मतलब हो गया उपभोक्ता जो है अपने टिकाऊ गैर टिकाऊ वस्तु पर खर्च करता है। आई का मतलब हो गया निवेश, यानी वो किस पर, पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करता है। जी का मतलब पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट किस पर खर्चा करती है, वह करती है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं प्रदान की जाती है। एक देश की सरकार के व्यय को उत्पादन में योगदान के रूप में माना जाता है। सरकार व्यय में शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, कानून व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सरकारी खरीद पर व्यय के अलावा भी सरकार अन्य व्यय करती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, सरकारी उपभोग व्यय व स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय को सम्मिलित करते हैं। सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए धन का हस्तांतरण करती है। सामाजिक सुरक्षा जो बता रखा है कि इसमें जो पेंशन वगैरह जो आती है, कि गवर्नमेंट जो है विकलांग या वृद्धावस्था जो पेंशन वगैरह जो देती है वो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इनको चलाने के लिए या जो भी इन्होंने जो भी योजनाएं बना रखी है उनको संचालित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है। तो विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण व्यय बिना उत्पादन कार्यों के किए जाते हैं, अतः हस्तांतरण व्यय को राष्ट्रीय गणना में जोड़ जाते, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ा। फिर पढ़ रहे हैं शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब है आप किसी देश से आयात भी करते हो और उसको निर्यात भी करते हो। अगर आपका निर्यात जो है वो आयात से ज्यादा है तब तो वो शुद्ध निर्यात कहलाता है, आप उसको प्लस कर देना। अगर नेगेटिव आ रहा है तब हम उसको माइनस कर देंगे राष्ट्रीय आय की गणना अपनी वे विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। एक निश्चित अवधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर के आधार पर शुद्ध निर्यात व्यय ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु शुद्ध निर्यात व्यय सम्मिलित करते हुए सकल राष्ट्रीय व्यय की निम्न प्रकार से गणना व्यय विधि के आधार पर गणना करते हैं। यानी ये आपको बस इक्वेशन ध्यान में रखनी है और इक्वेशन के आधार पर मैंने आपको सारे सब का मतलब बता दिया। सी का मतलब क्या है, आई, जी और एक्स। एक्स का मतलब यहां पर एक्सपोर्ट से है, निर्यात से है। एम का मतलब यहां पर इंपोर्ट से है, आयात से है, ठीक है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, वो देखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई कठिनाइयां आती हैं। केवल सैद्धांतिक समस्याएं नहीं आती। कम विकसित देशों में लोग अनपढ़ होते हैं। कम विकसित देशों में ज्यादातर उत्पादन जैसे उन्होंने वस्तु विनिमय को अपना लिया, या वो जब कुछ जैसे कोई किसान हुआ प्रोडक्शन किया तो उसे मार्केट में ना बेचे, अपने आसपास ही उसको सेल कर दे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट की निगरानी में ना आए कितना क्या प्रोडक्शन हुआ है, कितना आय व्यय हुआ होता है, उससे आपकी राष्ट्रीय आय है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई कठिनाइयां आती है। केवल सैद्धांतिक समस्या ही नहीं आती। कम विकसित देशों में लोग अनपढ़ होते हैं। कम विकसित देशों में ज्यादातर वस्तु विनिमय को अपनाते हैं। बहुत सारे लेन देन बाजार के बाहर होने के कारण सरकार की जानकारी में नहीं आती है। लाइन इंपॉर्टेंट अभी कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं आ पाते। पिछड़े देशों में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण नहीं होता। राष्ट्रीय आय की सूचना आसानी से नहीं मिलती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी कम विश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन होता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, क्या आप समझते हो कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध है? बिल्कुल संबंध है। अगर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण निर्भर करता है आपके राष्ट्रीय आय पर कि कल्याण से अभिप्राय व्यक्ति या समाज की उस स्थिति से है जब दोनों प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा कल्याण का मतलब यहाँ पे अपनी जो भी सामाजिक सुरक्षा जो सेवाएं चला रखी है, जो भी योजनाएं उन्होंने बना रखी है, उन पर निरंतर रूप से उनको संचालित करना सही व्यवस्थित तरीके से। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण से उस कल्याण से होता है जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। यह मानते हैं कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ उस देश के लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। तो मैंने अभी बताया था कि आपका आर्थिक कल्याण निर्भर करता है आपकी राष्ट्रीय आय पर। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण भी आपका बढ़ेगा। उस लोगों के वहां के एरिया के लोगों के रहन सहन का स्तर सुधार होगा। उनको सार्वजनिक जो सेवाएं होती है वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से उनको मिलेगी। राष्ट्रीय आय का स्तर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व्यय भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय व्यय के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण अधिक हो जाता है। एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में वस्तु व सेवाओं के उपभोग के कारण बढ़ता है।
इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का देश के लोगों में बंटवारा समतापूर्ण किया जाना चाहिए। पहला, सामान्यतः यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय का लोगों की संतुष्टि प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है। बिल्कुल, दोनों में रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना समतापूर्वक होगा, आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक होगा। राष्ट्रीय आय की विषमता के कारण कई प्रकार की आर्थिक अकुशलताएं उत्पन्न होती है, यानी जो राष्ट्रीय आय का वितरण है वो समान तरीके से समतापूर्ण होना चाहिए। आर्थिक अकुशलताएं देश के विकास की गति को धीमा कर देती है। आय के वितरण के अतिरिक्त आय को अर्जित करने का तरीका, कि आप किस तरीके से अर्जित करते हो, आय को व्यय करने का ढंग, कार्यस्थल की दशाएं आदि घटक भी आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा ये दो वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, और एक आपको हरित लेखांकन। ठीक है, हरित लेखांकन में बता दें कि राष्ट्रीय आय का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रीन अकाउंटिंग बोल के, ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है कुछ भी प्रोडक्शन करने से जो इन्वायरमेंट को जो एक तरीके से ह्रास हो रहा है, उनको जो लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट को उसके लिए कुछ धनराशि खर्च करना, वो बताना चाह रहे थे, हरित लेखांकन के अंतर्गत आता है। कि आजकल आर्थिक कल्याण को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। एक नई शब्दावली हरित लेखांकन का प्रयोग किया था। हरित लेखांकन में पर्यावरण की हानि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण की हानि की मात्रा को राष्ट्रीय आय से घटाकर पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। जो भी आपकी नेशनल इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन है वो ग्रीन अकाउंटिंग बोल के लेस करते हैं, फिर जो आपका आता है वो आपका इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट नेशनल इनकम होती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण व पर्यावरण की दशा को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश आगे बढ़ना चाहता है, तो राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण व पर्यावरण की उत्तम दशा होना आवश्यक है। पर्यावरण को भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। समतापूर्ण विकास, वितरण व पर्यावरण की उत्तम दशा में देश के टिकाऊ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सुनिएगा, कि भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विकास सतत विकास कहलाता है। यानी इसका मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो कि आपके पास रिसोर्सेज है, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए उनको बचा के रखना। प्रेजेंट में जो भी है आप उनका एक लिमिटेड प्रयोग करो, अगर आपको दोबारा से उनको रिसाइकलिंग कर सकते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी जो भी आपके पास संसाधन है जो सीमित मात्रा में है, जिनका उत्पादन नहीं हो सकता दोबारा से, उनको आपको सही ढंग से आपको उनको उपयोग में लेना चाहिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी भी उनका लाभ उठा सके। वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। थैंक यू।